हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर इस हिस्ट्री की सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं टाइमलाइन और टाइमलाइन के साथ महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, जगह, ईयर, ये सारा हम देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के सामने जो पार्ट है हिस्ट्री का, ये फोर्थ पार्ट है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे 1500 से। इससे पहले हमने कवर कर लिया था, तो 1500 से स्टार्ट करेंगे, जो कि चलेंगे हम मॉडर्न इंडिया से पहले तक के समय काल में। मतलब लगभग 1800 एरा जब स्टार्ट होता है उससे वहाँ तक हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आप इसे पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो में लगभग हम 300 वर्षों के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो 15वीं 16वीं शताब्दी का जो पहला घटना था, वह घटना था 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, जिसके ऊपर मूवी भी बन रही है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, ये पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है, ये पहली थी। ये किसके बीच में हुई थी? तो यह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना की गई थी, पहला था। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। और ये लास्ट दिल्ली का शासक था ये, मतलब यहाँ से दिल्ली का जो गद्दी है, जो शासन काल है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से मुग़ल वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना 1526 से मानी जाती है। फिर 1527 में खानवा की लड़ाई होती है। खानवा की लड़ाई 1526 में 27 में होता है, जो कि बाबर ने राणा सांगा को यहाँ पर पराजित किया था। बाबर ने राणा सांगा को यहाँ पर पराजित किया, मतलब बाबर की यहाँ पे जीत हो जाती है। फिर आता है 1529 में क्या होता है? बैटल ऑफ घग्गर होता है। मतलब 1529 में बैटल ऑफ घग्गर होता है, जहाँ पे अफ़गान और बाबर की लड़ाई होती है। अफ़गानों की और बाबर की लड़ाई होती है, और यहाँ पर बाबर है जो जीत जाता है। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर 1530 का समय आता है। 1530 में क्या होता है? तो 1530 का जो समय होता है, यहाँ पर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। और बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है हुमायूं, हुमायूं यहाँ पर शासक बनता है। हुमायूं यहाँ पर राजा बन जाता है, यहाँ पर किसका? मुग़ल शासक वंश का। और ये सेकेंड होता है, और ये मुग़ल डायनेस्टी का सेकेंड होता है। और जो बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो शरीर होता है, उसे दफनाया कहाँ पर गया है? तो उसको काबुल में दफनाया गया है। अफ़गानिस्तान में स्थित काबुल है, काबुल में शहर में उसको दफनाया गया है, ये आप याद रखिए। फिर 1539 में क्या होता है कि बैटल ऑफ चौसा होता है। चौसा यूपी और बिहार के पास, मतलब बॉर्डर है जो, वहाँ पर बक्सर के पास चौसा है। तो बैटल ऑफ चौसा होता है, जहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। और फिर यहाँ पर हुमायूं को हरा दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी जो होता है वो भारत का, मतलब उस मुग़ल वंश का सम्राट का, दिल्ली डायनेस्टी जो रहती है पहले, उसका एक राजा बन जाता है। और ये दूसरा अफ़गान होता है जो कि दिल्ली पर शासन करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 1539 में हो गया। फिर आते हैं 1540 में। तो 1540 में क्या होता है कि बैटल ऑफ कन्नौज होता है। तो बैटल ऑफ कन्नौज भी कह सकते हैं, या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कन्नौज का जो युद्ध होता है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि मुग़ल साम्राज्य को लगभग ही ख़त्म कर देता है, मुग़ल साम्राज्य को हरा देता है ये। और मुग़ल साम्राज्य को हराने के बाद ये सूरी, मतलब शेरशाह सूरी, अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर आता है समय काल, यहाँ पर बढ़ता जाता है। फिर इसी बीच जब हुमायूं के पास कोई सत्ता नहीं होता है, वह जंगलों में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए फिर से संघर्ष करता रहता है। तो उसी दरमियान 1542 में, 1542 एक ऐसा समय काल होता है जब अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म जंगलों में हुमायूं के बच्चे के रूप में उसका जन्म होता है। और फिर ये 1545 का समय आता है। तो 1545 के समय में क्या होता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, वो बहुत बुरी तरीके से, मतलब उसको बीमारियां हो जाती हैं, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का एक रीज़न होता है, बीमारियां तो ठीक है, मतलब इतना कोई ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसकी मृत्यु होती है तोप के परीक्षण करते समय। चित्रकूट के पास कालाजार एक जगह होता है, उस कालाजार जगह पर वो तोप का परीक्षण कर रहा होता है। तो तोप के परीक्षण के समय ही उसको, मतलब कह सकते हैं एक्सीडेंटली उसकी वो विस्फोट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अगर कार्य की बात करें हम कि शेरशाह सूरी ने किस प्रकार के कार्य किए थे, तो सड़क निर्माण
इसने बहुत बेहतरीन तरीके से कराया था। इसने पेशावर जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ से लेकर के दिल्ली तक का जो नेशनल हाईवे क्रमांक 1 है उसने बनवाया था। पटना की स्थापना किया था इसने, पटना की स्थापना इसने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इसने बहुत सारे जो आज के समय जो सराय होते हैं वो उसने उस समय बनवाया था 1545 के समय में। और इसके बाद इस्लाम शाह सूरी इसके बाद शासक बना था शेर शाह सूरी के बाद, जो कि एक योग्य साबित नहीं हो पाया था। फिर आता है 1555 का समय काल। तो 1555 में क्या होता है कि फिर से किस्मत बदलती है शेर शाह सूरी की और वह दिल्ली का शासक बन जाता है। बैटल ऑफ सरहिंद होता है मच्छीवाड़ा, जो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और ये यहाँ पर जीत जाता है हुमायूं। ठीक है। फिर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। इसके लगभग देखेंगे आप कि 30 वर्षों के बाद फिर से इसका दूसरा लड़ाई होता है, जहाँ पर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर के बीच में होता है और उसका संरक्षण करता जो होता है बैरम खां। बैरम खां उसके मतलब बिहाफ में युद्ध लड़ता है। अकबर की जो आयु रहती है उस समय मात्र 13 साल का वो होता है। तो ये जो युद्ध होता है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहा जाता है, वर्सेस अकबर। अकबर की तरफ से बैरम खां युद्ध लड़ रहा था होता है। तो इनके बीच में युद्ध होता है तो बैरम खां मतलब अकबर की यहाँ पर जीत हो जाती है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो उस समय अकबर 13 वर्ष का होता है तो मैं कह सकते हैं कि उसकी जो पालन पोषण है वो महामंगा नाम की महिला रहती है, उसका पालन पोषण करती हैं। और जो अकबर रहता है, अकबर देखा जाए तो एक सलीम चिश्ती हुआ करते थे उस समय के फ़कीर। तो उनको वो बहुत मानता था, उनको बहुत ही कह सकते हैं श्रद्धा भाव से रखता था वो, मतलब उनके सम्मान करता था, इसलिए उसने बेटे का नाम भी सलीम रखा था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे धार्मिक कर थे जो कि चले आ रहे थे तुगलक के समय से ही, और बहुत सारे शासकों ने लगाया था। तो 1564 समय में इसने समय काल में एडी में जजिया कर जो लगाया जाता था इसको इसने ख़त्म कर दिया था। चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जजिया कर किन के ऊपर लगाया जाता था। मैंने जो पिछला लेसन था, वीडियो था, उसमें मैंने कवर किया है, सारे 4 कर जो हुआ करते थे उनके बारे में कवर किया। तो अब जजिया कर किन पर लगाया जाता था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर यहाँ पर 1565 में तालीकोट की लड़ाई होती है। 1565 में तालीकोट की लड़ाई होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपके 1565 के बाद एक समय आएगा यहाँ पर 1571। 1571 में क्या होता है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, आगरा से बुलंदशहर दरवाज़ा बनवाया। ये सब किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी को तो राजधानी बना दिया, किसने बना दिया? अकबर ने। और ये पहले आगरा हुआ करता था, आगरा से बनवाया था। और इसके बाद ये कब करवाया था इसने? जब गुजरात में युद्ध लड़ने गया था अकबर, गुजरात की विजय के बाद जब वापस आया था तो फतेहपुर को उसने इसे राजधानी बना लिया था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1576 का समय आता है। तो 1576 में क्या होता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में होती है? तो हल्दी घाटी की लड़ाई है महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। महाराणा प्रताप जो होते हैं वो मेवाड़ के राजा होते हैं। उनके जो घोड़े का नाम होता है वो चेतक होता है। महाराणा प्रताप की लड़ाई होती है अकबर से, लेकिन अकबर का जो मेन सेनापति होता है मानसिंह होता है। ठीक है, मतलब अकबर का रिप्रेजेंटेटर मानसिंह होता है। तो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की जाती है। दीन ए इलाही वो एक धर्म बनाता है और ये सारी धर्म उसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसके बाद वो इबादत खाना खोलता है। फतेहपुर सीकरी का मतलब काजी भी बन गया था वो उस समय। और इसके बाद अकबर के जो बुक्स लिखे गए हैं वो थे अबुल फजल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इन्होंने लिखा है अकबरनामा। फिर अकबरनामा फर्स्ट पूर्वजों के बारे में बताता है। अकबरनामा 2 अकबर की ज़िंदगी की कहानियों को बताता है। फिर अकबरनामा 3 जो है वो आईने अकबरी, मतलब कह सकते हैं कि जो अकबर के समय जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो अकबर के ऊपर किताबें लिखी गई हैं 4, अकबरनामा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा फर्स्ट किसके बारे में बताता है? तो उसके पूर्वजों की जानकारी देता है। सेकंड अकबर के मूल ज़िंदगी के बारे में जानकारी देता है। और तीसरा जो है अकबरनामा थर्ड, वो उसके संविधान संबंधी देता है कि वो किस प्रकार से शासन करने के उसने रूल बनाए थे। और उसने कुछ
मतलब स्टार्ट भी किए थे प्रोग्राम, जिन्हें मनसबदारी, सुलह, कुल, ज़ात और सबात कहा जाता था। तो जो मनसबदारी था वो जागीर मनसब होते थे, ओहदा होता था एक। सुलह कुल होता था, आपसी भाईचारे के लिए स्टार्ट किया था। जात जो होता था वो फर्स्ट रैंक हुआ करती थी, और सबात जो हुआ करता था वो सेकंड रैंक हुआ करते थे। ये उसने स्टार्ट किया था। फिर 1597 में महाराणा प्रताप की भी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर आ जाता है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है इंडिया में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन इससे पहले एक घटना होता है। घटना ये हो जाता है इसके बाद कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर, जो सलीम था नाम उसको, वो है राज्याभिषेक हो जाता है उसका, और वो राजा बन जाता है मुग़ल डायनेस्टी का। ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी का शासक बन जाता है वो। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि भारतीय इतिहास को बदलने की बाकायदा कोशिश की जाती है उस समय। फिर जो इस समय 1600 मैंने बताया कि अंग्रेज भी आ जाते हैं, ब्रिटिश भी आ जाते हैं। फिर कैप्टन हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की आज्ञा देता है जहांगीर। इसके बाद 1615 में क्या होता है, 1516 में जो सर टॉमस रो है वो जहांगीर से भारत में मतलब परमिशन मांगने आता है कंपनी खोलने की, और बहुत सारी उसने लेटर पे साइन करवाने के लिए आता है, और जहांगीर उससे खुश हो जाता है और उसकी बातों से मान जाता है। और एलओआर, जिसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहा जाता है, ये उसे दे देता है, जिसका उपयोग बहुत ही गलत तरीके से अंग्रेज करते हैं भविष्य में, और कई समय पर ये वो दे देता है। फिर उसी दरमियान जो सिख गुरु होते हैं 1606 में गुरुदेव अर्जन सिंह का वो हत्या कर देता है। फिर इसके बाद 1611 में नूरजहाँ से विवाह करता है जहांगीर। फिर 1616 में थर सामसरो से मुलाकात होती है, जैसे मैंने बताया 1516 में, और उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देता है, जिसका अंग्रेज बहुत गलत उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 1627 में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। मतलब 1600 में क्या होता है, शिवाजी महाराज का जन्म होता है, और शाहजहाँ की मतलब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। फिर इसी समय क्या होता है कि शाहजहाँ भारत का सम्राट बन जाता है। तो शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो था खुर्रम। खुर्रम याद रखिए, उसका मूल नाम था। फिर 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है, और मुमताज़ महल की मृत्यु होने के बाद फिर चीज़ें बदलने लग जाती हैं। फिर इसी समय एक बहुत ही मतलब घटना होता है। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद जो शाहजहाँ होता है वो ताजमहल का निर्माण करवाता है। जो ताजमहल का जो निर्माण है वो करने वाले उस्ताद लाहौरी हैं, और ये पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। फिर 1642 में ताजमहल बन के तैयार हो जाता है। प्रारंभ कब होता है, 1631 में ताजमहल बनना प्रारंभ होता है उसकी मृत्यु के बाद, और फिर वो बन के कम्प्लीट हो जाता है 42 में। ओके, 1642 में बन के कंप्लीट हो जाता है। इसकी डिज़ाइन स्टाइल पर्शियन स्टाइल है, बनाने वाले उस्ताद लाहौरी हैं। फिर इसके बाद फिर घटना बदलती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि 1634 का समय आता है। 1634 में क्या होता है, भारत के बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। पहले सूरत में मिलती है, सूरत में 1608 में मिल जाती है। फिर टॉमस रो 1615 में आता है, वो परमिशन लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी 1634 में बंगाल में भी मतलब यहाँ पर शासन करने की परमिशन दे दी जाती है। शासन नहीं, मतलब व्यापार करने की परमिशन दे दी जाती है यहाँ पर। फिर इसके बीच का समय आता है यहाँ पर 1648। शाहजहानाबाद को राजधानी बना लिया जाता है। राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर ये सारी चीज़ें होती है। 1648 में शाहजहानाबाद एक नगर बसाया जाता है, और राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट की जाती है 48 में ही। ठीक है, याद रखिए आप, 48 में शिफ्ट की जाती है। फिर समय आता है यहाँ पर 1659। तो 1659 जो है उस समय क्या होता है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक होता है, और ये क्या करता है, ये शाहजहाँ को कैदी बना लेता है। और औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसने कई युद्ध भी लड़े थे। इसने धर्मत का युद्ध लड़ा, समूहगढ़ का युद्ध लड़ा, देवराय का युद्ध लड़ा। तो इसने बहुत सारे ऐसे चीज़ करी। और पर्शियन जो त्यौहार हुआ करता था, ये जब सत्ता में आया तो पर्शियन त्यौहार जो हुआ करता जिसे नवरोज़ कहा जाता है, इसने बंद कर दिया। और इसके बाद
बहुत सारी चीज़ें थी इसने जिसको नष्ट करना शुरू कर दिया। इवन मुस्लिम में जो सिया संप्रदाय थे, साम्राज्य था, को भी ख़त्म इसने कर दिया था। और इसने मनसबदारी, जो राजपूताना थी सेवा, सबसे ज़्यादा मनसबदार इसके इसकी इसी के समय काल में थे। तो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी भी था ये कहीं हद तक। मतलब जैसे शिया सुन्नी होते हैं, तो सुन्नी शिया को इसने नष्ट किया। सुन्नी था ये, सुन्नी कल्ट को मानने वाला। और लेकिन इसके समय काल में एक ये था कि इसके जो शासनकाल था, उसके शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा मनसबदार थे वो राजपूत थे, और सेना में भी सबसे ज़्यादा इसके राजपूत ही थे। और इसी के समकालीन मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, वो इसी के समकालीन थे। इससे इसकी बहुत ही लड़ाई हुई थी। मराठों को भी इसने बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी, और इसने शिवाजी महाराज को इसने के बाकायदा कैदी बनाया। लेकिन शिवाजी महाराज जो थे, अपनी सूझबूझ के साथ वहाँ से निकले अपने बच्चे के साथ में, जो संभाजी उनके बेटे का नाम था। फिर सिखों के जो नवे गुरु थे, तेग बहादुर सिंह जो थे, उनकी मृत्यु को भी इसने उनकी हत्या करवा दी, क्योंकि उसने उससे बोला कि आप मुस्लिम मतलब धर्म को अपनाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसमें आकर के उसने उनको हत्या करवा दिया था। फिर यहाँ पर 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो कि शिवाजी की हार के बाद शिवाजी और जयचंद के सेनापति के बीच में होता है। फिर यहाँ पर 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर जो 1699 है, वो खालसा की स्थापना की जाती है। खालसा की स्थापना बैसाखी के दिन की जाती है, जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। गुरु गोविंद ने इसकी स्थापना करी थी। 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद 10वें गुरु थे, इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। खालसा पंथ के 9वें गुरु की हत्या करवा दी थी इसने। किसने की करवाई थी यहाँ पर, आपको इसका कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, क्योंकि मैंने इसे जस्ट पहले ही पढ़ाया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 का जो समय काल आता है, उसमें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर 1712 का आता है। 1712 में जो होता है वो जहांदार शासक बनता है, कोई ज़्यादा प्रभावी शासक नहीं होता है। फिर यहाँ पर 1713 का समय काल आता है। 1713 के समय काल में भी ऐसा कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। फ़ारूक सैयार शासक बना मुग़ल वंश का, जो कि भतीजा था, जिसकी मदद से उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। फिर इसके बाद ज़्यादा थोड़ा सा याद करने वाली बात है, 1719 का समय काल याद रखिए। मतलब फ़ारूक सैयार की हत्या कर दी गई, और इसके बाद फिर से शासक बना। और ये शासक बनने का जो कार्यकाल था, ये लगभग ज़्यादा नहीं रहा, 3 महीनों तक ये शासनकाल रहा। और लगातार शासक बनने के बाद समस्या आती रही, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको याद रखना है कि नादिर शाह जो था भारत पर 1739 में इसने आक्रमण किया। और ये करता कहाँ पर है, ये जो है आज का करनाल, इसे करनाल का युद्ध भी कहा जाता है, जो हरियाणा है। इसकी युद्ध होता है रंगीला के साथ इसकी लड़ाई होती है, वहाँ का शासक होता है। और यहीं से कोहिनूर हीरा को ले जाने का तथ्य मतलब प्रारंभ होता है। तो कोहिनूर हीरा यहीं इसी युद्ध के बाद जाया गया था 1739 में नादिर शाह के द्वारा। और जो नादिर शाह था वो सिया मुस्लिम था, और जो लड़ाई थी इसकी सुन्नी हैदराबाद मुस्लिम से हुई थी। फिर नादिर शाह का जो शासनकाल था, फिर इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि लगभग 1748 में जो मतलब मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसकी नादिर शाह से लड़ाई होती है, और अहमद शाह से, ये सारे मतलब रूलर हो जाते हैं दिल्ली के। फिर यहाँ पे समय आता है 1754 का। 1754 में आलमगीर सेकेंड शासक बन जाता है दिल्ली का। 1759 में आलम शाह सेकेंड फिर शासक बन जाता है दिल्ली का, बहुत मतलब शाह आलम बन जाता है। 1754 में आलमगीर बनता है, 1759 में शाह आलम सेकेंड शासक बनता है। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटित होती है 1757 में। तो प्लासी का लड़ाई होती है, लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेज़ों के राजनीतिक शासन की स्थापना हो जाती है यहाँ पर। फिर 1761 में आप देखेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है, तीसरी पानीपत की लड़ाई होती है यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के सम्राट बनने के बाद। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि बक्सर की लड़ाई हो जाती है। बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है 1765 में। फिर 1767 में और 59 में मैसूर का पहला युद्ध होता है। फिर 1770 में बंगाल का मतलब भयंकर जो फेमाइन होता है, अकाल होता है, वह यहाँ पर हो जाता है।
फिर यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 1780 में। फिर दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है, अधिनियम होता है, वो 1784 में आ जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाता है और 1799 में चौथा मैसूर युद्ध होता है, जो कि टीपू सुल्तान के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं लगभग 1500 से लेकर के 1800 तक की। तो ये लगभग 300 वर्षों का जो महत्वपूर्ण टाइम लाइन था वो मैंने इसके माध्यम से कवर करने की कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इन्हें आप सुने बार बार, एक बार नहीं बार बार सुने, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक मैसेज है दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।